आज हम लोग 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। कल्पेबल होमोसाइड मर्डर सेक्शन 100 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। क्वेश्चन आना ही आना है, में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। जरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। टॉपिक अगर क्लियर रहेगा तो इंटरव्यू को आप अच्छी तरह फेस कर पाएंगे। डाल लीजिए आप लोग। कल्पेबल होमोसाइड आपराधिक मानववध, और दूसरा डालिए मर्डर हत्या। तो जरा बेसिक चीज़ें आप लोग कर लीजिए, फिर इसको आते हैं आप। पहले ही डालिए कल्पेबल होमोसाइड आपराधिक मानववध। देखिए परिभाषा, पहली लाइन में लिखिए इसकी परिभाषा डेफिनेशन। बीएनएस के सेक्शन 100 में, शुभ संध्या सर। आईपीसी के सेक्शन 299 में, एस के सेक्शन 100 में, आईपीसी। नेक्स्ट, पनिशमेंट दंड। बीएनएस के सेक्शन 5 105, आईपीसी के सेक्शन 3 4। शुभ संध्या सर। तीसरी चीज लिखिए उसमें, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। अंडर सेक्शन 110 एनएस, अंडर सेक्शन 308 आईपीसी। हेडिंग डालिए मर्डर हत्या। पहला लिखिए डेफिनेशन परिभाषा। अंडर सेक्शन 101 सॉरी, अंडर सेक्शन 101 बीएनएस ब्रैकेट में अंडर सेक्शन 300 आईपीसी। कितना सर? अंडर सेक्शन 101 बीएनएस, अंडर सेक्शन 300 आईपीसी। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 103 बीएनएस, अंडर सेक्शन 302 अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या का प्रयत्न। अंडर सेक्शन 109 बीएनएस, अंडर सेक्शन 307 307 आईपीसी। ये आप लोग याद रखिएगा, इस सेक्शन से अकॉर्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग के। कहीं डालिए आप लोग होमोसाइड मानववध। देखिए जो होमोसाइड होता है ये दो शब्दों से बना है, होमियो प्लस सीडी। होमियो प्लस सीडी। होमियो का मतलब होता है ह्यूमन, मानव। सीडियो का मतलब होता है मारना काटना, मारना या काटना। इसको हिंदी में कहते हैं मानववध। देखिए जो मानववध होता है, होमिसाइड होता है, ये दो प्रकार। एक होता है इनोसेंट होमोसाइड, दूसरा होता है मैलाफाइड होमोसाइड।
एक होता है निर्दोष मानव वध, और एक होता है सदोष मानव। और जो सदोष मानव वध है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोष वाले को रोक दीजिए। सदोष मानव वध है, ये फिर 2 पार्ट में हो जाता है। पहला फाइट जो होमोसाइड होता है, 2 पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट बनता है कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानव वध। दूसरा पार्ट बनता है मर्डर, हत्या। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इनोसेंट वाला जानेंगे। जो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है मानव वध, ये अपराध नहीं होता, ये ऑफेंस नहीं होता, बल्कि ये वाला जो होता है वो जनरल एक्सेप्शंस में आता है, साधारण अपवाद में आता है। तो हम लोगों ने धारा 14 से 44 पढ़ा था। जैसे जो सर्जन होता है, हमने आप लोग को एक दिन बताया था क्लास में, कि जो सर्जन होता है, सर्जरी करता है, वो जो पेशेंट होता है जिसकी सर्जरी होनी है, उसको, जो सर्जन होता है, सर्जन के गाइडेंस में एक डॉक्टर होता है जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया, बेहोशी वाला डॉक्टर। वो क्या करता है, जिस पर्सन की सर्जरी होनी है उसको क्या करता है, एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो व्यक्ति बेहोश हो गया, व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया गया, वो बेहोश हो गया, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो उसको बेहोश किया जा रहा है, वहाँ पे एनेस्थीसिया का या सर्जन का जो इंटेंशन है वो क्या है, उस व्यक्ति को मारना या उस व्यक्ति का इलाज करना। व्यक्ति को जा रहा है, जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग सर्जरी कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, तो मार इलाज दिया करना। जाए, इसका इलाज ट्रीटमेंट किया, करना, ट्रीटमेंट इलाज करना। है। अब वहाँ पे डॉक्टर के अंदर मेंसीरिया है, नो, नो सर। नो। अच्छा, पेशेंट मर गया, डॉक्टर ने पूरी कोशिश किया, सर्जरी भी अच्छी हो गई, लेकिन किसी कारण से पेशेंट मर, तो डॉक्टर के अगेंस्ट कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर लगेगा, नहीं। क्योंकि डॉक्टर का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंटेंशन उस पेशेंट को मारना नहीं, उस पेशेंट को मारना नहीं। ये ध्यान रखिएगा, 1860 में जब हम लोग की आईपीसी बनी थी, तब से लेकर ये लगभग 2000, वर्ष 2000, यानी लगभग 140 साल तक डॉक्टरों के अगेंस्ट। लेकिन जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये देखा गया, बनाया तो गया था कंज्यूमर के लिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो पेशेंट लोग हुए उनको भी कंज्यूमर मान लिया गया, और ये कहा गया अगर कोई डॉक्टर सर्जरी के दौरान कोई आर्गन चुराता है, या डॉक्टर सर्जरी के दौरान कोई असावधानी बरतता है, या डॉक्टर ऐसा है जो क्वालिफाइड नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में उस डॉक्टर के अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में केस लाने के लिए कहा गया कि जो पेशेंट है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है, अगर वो मर जाता है, तो उसके परिवार के लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो फोरम की कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर ला सकते हैं। वो हम लोग का क्रिमिनल लॉ से अलग मैटर। अब जो क्या नाम है, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया जाता है, वो होता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड मर्डर, देखिए जो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर है, ये आईपीसी के सेक्शन 299 में और 300 में डिफाइन किया गया, और 1860 में हम लोग की आईपीसी बन गई, और 1 जनवरी 1862 में आईपीसी लागू कर, और 1862 से लेकर 1862 से 1876, 1876, 14 साल तक लोगों को ये प्रॉब्लम होती, ये क्लियर नहीं होता था, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट रहे हों, चाहे जूरी लोग रहे हों, जो लॉ के प्रोफेसर थे, बैरिस्टर थे,
एक सबको एक कन्फ्यूज़न होता था कि व्हाट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये जो आपराधिक मानववध 299 में है कल्पेबल होमिसाइड और 300 में जो मर्डर है, ये दोनों में, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में भी एक्यूज पर्सन का इंटेंशन होता है विक्टिम को मारना, जान से मारना। और जो मर्डर होता है उसमें भी विक्टिम का एक्यूज का इंटेंशन होता है विक्टिम को जान से मारना। अगर कल्पेबल होमिसाइड वाले मैटर पे एक्यूज ने जान से मारने की कोशिश किया, बच गया, मेडिकल ट्रीटमेंट से बच गया, तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक्यूज पर्सन है उसको ऐसा नहीं है कि हम ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत ले आए। उसका मैटर जो जाता था अटेम्प्ट टू कल्पेबल होम, आपराधिक मानववध का अगर मर्डर वाला जो मैटर है उसमें भी एक्यूज तो अपने तरफ से पूरी ताकत लगा दिया कि इसको मार दिया जाए, लेकिन मान लीजिए बच गया, मेडिकल ट्रीटमेंट से बच गया, या किसी ने किसी को गोली मारा, गोली नहीं लगी, बगल से निकल गई, तो भी कहा गया कि ऐसे मैटर पर जो होगा, वो जो पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसको एक्यूज बनाया जाएगा, वो होगा अटेम्प्ट टू। तो क्वेश्चन ये उठता था कि दोनों ऑफेंस में एक्यूज पर्सन का जो एक्ट होता था उससे विक्टिम को मरना ही, कल्पेबल होमिसाइड में भी मर्डर में ये क्लियर नहीं होता था कब मैटर को कल्पेबल में ले जाएं, कब मैटर को हम जो है मर्डर में, भी प्रॉब्लम होती। तो एक जो है बॉम्बे का जो सेशन कोर्ट था वहाँ पर एक केस आया था, बाद में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी। तो देखो वो केस था रेक्स वर्सेस गोविंदा। रेक्स वर्सेस गोविंदा का एक केस था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, इसको खूब अच्छी तरह से याद करिए, पूरे जीवन भर के लिए याद, ताकि फ्यूचर में जब भी कभी कोई काम हो आप इसको प्रॉपर बता सकें, समझ सकें, लिख सकें। तो एक जो है बॉम्बे में एक केस आया, रेक्स वर्सेस गोविंदा। कभी कभी आर वर्सेस गोविंदा, आर मतलब रेक्स। ब्रिटिश पीरियड में जैसे आज के समय में एफआईआर होती है वर्सेस एक्यूज, उस समय जो एफआईआर वगैरह होती थी रेक्स वर्सेस, रेक्स मतलब होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये केस आया रेक्स वर्सेस गोविंदा। इस केस का कुछ फैक्ट्स ऐसा था, और फिर इसमें क्या हुआ इसको ध्यान से सुन। गोविंदा इस केस का एक्यूज्ड है। उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने अपने पत्नी का मर्डर किया, अपने वाइफ को मार डाला। इसके फैक्ट्स ये थे, गोविंदा का अपनी पत्नी के साथ कुछ अनबन हो, झगड़े हो गए, और उसकी पत्नी जो थी खाट पर चारपाई पर लेटी, गोविंदा ने उसको घसीटा, और उसकी वाइफ जब गिर गई तो एक घूंसा मारा, और उसकी वाइफ के नाक से ब्लीडिंग होने लगी और बाद में मर गई। जो मैटर बॉम्बे के ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के जो जज साहब थे क्या किया, गोविंदा को मर्डर के लिए दोषी ठहराया, गोविंदा को मर्डर के लिए दोषी ठहराया। देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो सेशन जज होते हैं या एडिशनल सेशन जज होते हैं, वो किसी को मर्डर की सजा तो दे, लेकिन क्या उनके द्वारा दिए गए मर्डर की सजा कंप्लायंस किया जाता है? सजा तो दे सकते हैं, लेकिन वो तुरंत लागू नहीं, चाहे एक्यूज अपील करे चाहे ना करे। अगर एक्यूज पर्सन अपील नहीं करता है, इसके बाद भी सजा नहीं दी। लॉ का प्रोविजन है कि जब कभी सेशन कोर्ट के द्वारा किसी को फांसी की सजा सुनाई जाए, तो उसका कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई, और ये जिम्मेदारी सेशन कोर्ट पर ही रखी। जो कोर्ट किसी को फांसी की सजा देगा, चाहे वो सेशन जज देगा चाहे एडिशनल, उसी के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने जजमेंट की कॉपी अपने स्टेट के हाई कोर्ट को भेजे, हाई कोर्ट को भेजे, जो सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे 366, तो 66 में मस्ट है, भेजना भेज। और जो हाई कोर्ट है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब कोई सेशन कोर्ट आपके सामने
अपने ट्रायल का कोई जजमेंट भेजे, ट्रायल सुना है, उस ट्रायल में सेशन कोर्ट ने अगर एक्यूज पर्सन को फांसी की सजा है तो हाई कोर्ट को बोला गया कि आप उस पर क्या क्या कर। नंबर एक, हाई कोर्ट जो चाहे कि जो फांसी की सजा है उसको एक्विटल, कन्विक्शन है डेथ सेंटेंस का उसको दोष, बहुत बड़ा नंबर दो, हाई कोर्ट चाहे जो जज क्या नाम है फांसी की सजा है डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दे लाइफ आजीवन। हाई कोर्ट को सजा दिया गया है कि वो डेथ सेंटेंस को कुछ वर्षों के कारावास, 10 साल 5 साल। चौथा, हाई कोर्ट को ऑप्शन दिया गया है कि वो डेथ सेंटेंस को डीटो, यथावत, यानी डेथ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस ही। ठीक है, तो जब ये गोविंदा वाला मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे थे उनका नाम था लॉर्ड मिल। ठीक है, तो कोई केस का साइटेशन क्या है, रेक्स वर्सेस गोविंदा, रेक्स वर्सेस गोविंदा 1876, 1870, 1876, बॉम्बे हाई कोर्ट, जज साहब का नाम लॉर्ड मेलविल। लॉर्ड बेलवे। मेलविल, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या नाम था जज साहब का? लॉर्ड मेलविल। क्या ऐसे कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। के ऊपर होंगे, तब एग्जाम में आएगा। जज का नाम क्या था, मेलविल, किस ईयर का है? 1876, किस कोर्ट का है? बॉम्बे हाई कोर्ट। साइटेशन क्या है? आर एक्स वर्सेस गोविंदा। ठीक है, तो फटाफट याद करो आप लोग, एपी वाले स्टूडेंट को कम से कम 300 केस, 500 केस याद करना पड़े, 300 केस याद रहेगा तभी AP। देखो, जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया 1876 में क्या होता था कि बहुत ही कम केसेस आते थे, तो जज साहब के ऊपर लोड बहुत कम होता था। ठीक है, उन्होंने उनके पास भेजा गया बॉम्बे के सेशन कोर्ट के द्वारा कि इसका कंफर्मेशन कि जो गोविंदा को फांसी की सजा दिया गया वो। तो जो जज साहब थे लॉर्ड मेलविल, उन्होंने कहा कि मैं इसको बाद में डिसाइड करूंगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फांसी की सजा है वो सही है या गलत। मैं आज सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो 299 है कल्पेबल होमोसाइड, जो 300 है मर्डर, ये दोनों में अंतर है। जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, यही नहीं क्लियर हो रहा है कि 299 और 300 में क्या अंतर है। मैं इसको, देखो ये ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आएगा किस केस में पहली बार कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में अंतर बताया, रिक्स, ध्यान रखना। और आज ये केस जो है वो 150 साल के ऊपर हो रहा है, कभी भी इस केस में कोई चेंजेस नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी के ऊपर कोई दूसरा केस नहीं, जितने भी कंफर्मेशन के मैटर आए सब में सुप्रीम कोर्ट ने रेक्स वर्सेस गोविंदा को माना कि सही। इसीलिए ये हम लोग का क्या है, लैंडमार्क केस। तो जो लैंडमार्क केस होते हैं उससे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने। देखो, जब ये लॉर्ड मेलविल बोला कि हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि सेक्शन 299, धारा 299 है, इसमें आपराधिक मानववध या कल्पेबल होमोसाइड को डिफाइन किया गया है वो, और जो धारा 300 है मर्डर, डिफाइन किया दोनों। देखिए, जो लोग नए हैं ये ध्यान रखिए, आईपीसी में क्या होता था, एक सेक्शन में आती थी, दूसरे सेक्शन में, जैसे मर्डर को 300, आप लोग जानते, आम पब्लिक भी जानता है कि मर्डर हो गया 300, 302 क्या है, मर्डर का पनिशमेंट। एफआईआर जब भी होती है वो
जो पनिशमेंट वाली सेक्शन होती है उसी पर एफआईआर होती है, ध्यान रखिए। तो ट्रायल कोर्ट जो अपना ट्रायल चलाता है वो पनिशमेंट वाली सेक्शन को ध्यान में रखता है कि परिभाषा वाले को? पनिशमेंट वाली नो, डेफिनेशन परिभाषा वाले को सर। परिभाषा वाली। देखिएगा कि मर्डर के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, चोरी का मैटर है, चोरी के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं तो जो पनिशमेंट वाली सेक्शन है उसका दंड। कोई भी डाउट क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, लाभ दे दिया गया। तो हम लोग का बीएनएस बना, इसमें एक अच्छी बात की गई है कि कुछ ही सेक्शन को छोड़कर, नहीं तो मैक्सिमम सेक्शन में परिभाषा और पनिशमेंट एक ही साथ है। जब ये क्या नाम है, लॉर्ड मेलविल ने कहा कि हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस। ठीक है, नए लोग में से किसी को मालूम है कल्पेबल होमोसेक्सुअल मर्डर में क्या? आफ्ताब? सर उसमें कुछ पॉइंट दिए गए थे कि अचानक से अगर हमला हो जाए, इस तरह के 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं सर। अचानक से क्रोधित हो गया, झगड़ा हुआ, तो एक तो ये पॉइंट था और सर 4 पॉइंट और थे, लेकिन इस टाइम याद नहीं आ रहे सर। और कोई बताएगा? सर मर्डर में सर थ्री प्लान होता है सर। मर्डर में प्लान होता है, बेबिल में सर वो सडन प्रोवोकेशन होता है, उसमें एकदम से गुस्सा आया, जो सामने आया वो उठा के मार दिया सर। वो तो एक्सेप्शन है, सडन प्रो। चलो देखो बता रहे, ध्यान देखो। नंबर एक, क्या क्या डिफरेंस है? नंबर एक देखो, जो पहले तो ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि कल्पेबल होमोसाइड में भी विक्टिम का मरना, मर्डर में भी विक्टिम का मरना अनिवार्य। मरेगा तभी ये धारा पूरी होगी, और जब तक पीड़ित व्यक्ति नहीं मरेगा तब तक ना आपराधिक मानव वध बनेगा, तो मरना दोनों में जरूरी है। अच्छा, एक्यूज का इंटेंशन होता है मारना, अभियुक्त व्यक्ति का आशय होता है कल्पेबल में मारना और मर्डर में मारना, दोनों में आशय होता यस सर। है। चलो, तो जब दोनों में आशय है, एक ही है, दोनों में मरना अनिवार्य है, तब तो डिफरेंस निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो देखो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपको ढेर सारे आज एग्जाम्पल अभी सॉल्व कराएंगे। अब आपके पास क्या होगा, ये चैप्टर जीवन भर के लिए। नंबर एक, जो मर्डर होता है वो पॉसिबिलिटीज काम करता है, संभावनाओं, मृत्यु की संभावनाओं पे। कल्पेबल हो, और जो मर्डर होता है वो सर्टेनिटी पे काम करता है, सुनिश्चितता पर, सुनिश्चितता। एक है संभावना, एक है सुनिश्चित। संभावना पूरी हो गई, कल्पेबल हो। सर्टेनिटी पूरी हो गई, मर्डर। संभावना अधूरी रह गई, अटेम्प्ट टू कल्पेबल हो। संभावना अधूरी रह गई, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, ये बोलो, हाँ समझ में आया? सर ये संभावना पूरी हो गई तो मर्डर हो गया, नो नो लेकिन सर नो कल नो, संभावना पूरी हुई तो कल्पेबल होमोसाइड, तो निश्चितता अच्छा पूरी हो गई, मर्डर। संभावना अधूरी रह गई, अटेम्प्ट टू कल्पेबल हो। तो निश्चितता अधूरी रह गई तो अटेम्प्ट टू मर्डर। जैसे आप लोग एग्जाम दोगे एपीओ, निश्चित है कि हो जाओगे कि संभावना है? तो एपीओ का एग्जाम आप सर्टेन है कि आप एपीओ बन जाओगे कि पॉसिबिलिटी है? कंसल्टेशन संभावना है। किसको किसको लगता है कि सर्टेनिटी है? सबकी पॉसिबिलिटी। चलो पॉसिबिलिटीज, आप मान लो सब 26 साल के हो, तो अगले साल 27 के होगे, संभावना है कि सुनिश्चितता है? सुनिश्चित पक्का है?
सुनिश्चितता। जेंट्स की उम्र बढ़ती है कि लेडीज की? दोनों की बढ़ती है दोनों सर। की। लेडीज की रहती है। 25 है। फेसबुक पे देखो 4-5 तरह की आईडी रहे। 25 साल की रहे, 23 साल की रहेगी, ठीक ना? लेकिन ऊपर वाले ने क्या बताया कि अगर आप 26 के हो तो अगले साल 27 के हो। ये क्या है? सुनिश्चित। ठीक है। नंबर 2 लिखिए। जो कल्पेबल होमोसाइड होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज पर वर्क करता है, संभावना के सिद्धांत पर, अकॉर्डिंग टू जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र के डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज पर काम करता है। और जो मर्डर होता है ये जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र के डॉक्ट्रिन ऑफ सर्टेनिटी पर काम करता है, तो निश्चितता के सिद्धांत। नंबर 3, कल्पेबल होमोसाइड में मारने का आशय रहता है। और मर्डर में मार डालने का आशय रहता है। मार डालने का आशय, मारने का आशय, मार डालने का आशय। सर इसको फिर से बोलिए तो। हाँ, लिखो आप लोग। कल्पेबल होमोसाइड में मारने, अभियुक्त व्यक्ति का पीड़ित व्यक्ति को मारने का आशय रहता है। एक्यूज पर्सन का विक्टिम को मारने का आशय रहता है। मर्डर में अभियुक्त व्यक्ति का पीड़ित व्यक्ति को मार डालने का आशय रहता है। थोड़ा सा पावर ज़्यादा रहती है, स्ट्रांग रहता है। आप में से किसी ने बीएससी किया है? इंटर साइंस से? बीच इंटर साइंस है। इंटर साइंस से क्या है? केमिस्ट्री में जी सर। केमिस्ट्री में पढ़ा है? केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया जाता है एक जो एसिड होती है वो दो तरह की होती है, एक डाइल्यूट होती है, कंसंट्रेट होती है। हल्की होती है, एक तगड़ी होती है। ठीक है। ओके। दोनों एसिड भी अगर उंगली पे गिरेगी तो उंगली पे असर, मान लीजिए आपके किसी स्किन पर एसिड गिर गई, अगर डाइल्यूट वाली गिरी तब क्या होगा, और कंसंट्रेट वाली गिरी तब क्या होगा? अगर डाइल्यूट वाली गिरेगी तो आपकी जो स्किन वगैरह जलने लगी, चल जाएगा। अगर कंसंट्रेट वाली गिर गई तब उंगली ही कट के निकल जाएगी। हल्का। तो जो कल्पेबल होमोसाइड है वो डाइल्यूट एसिड की तरह होता है, और जो मर्डर है वो होता है कंसंट्रेट की तरह। अब देखो हम 6 एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व कराते हैं। 3 बातें पाई गई है प्रिंसिपल ओरिएंटेड सैद्धांतिक, इसका जरा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 6 एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे तो आसानी से समझ। चलिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। कविता समझ में आता है कि नहीं? आप क्लास में हैं? हाँ सर। हाँ सर, आता है सब। पूछ लिया करो, शर्माई नहीं करो। हाँ, जज बनना है, एपीओ बनना है, बोल रही है। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और देखो जो पुराने लोग हैं जिनको मालूम है बीच में, है ना, नए लोग को डिटेल में समझना। अगर आपको आंसर मालूम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार क्लास कर चुके, बीच में बोलेंगे नहीं, तो इससे क्या होता है कि नए लोग जल्दी नहीं समझ पाते। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ए नामक पर्सन अपनी छत पर खड़ा है। ए नामक पर्सन अपनी छत पर खड़ा है और हाथ में बंदूक। उसके छत के नीचे पब्लिक रोड है। इस छत के नीचे पब्लिक रोड है। और वो पब्लिक रोड पर गोलियां चला रहा है।
तभी बी नामक व्यक्ति उधर से गुजरता है और उसको गोली लगती है और वो मर जाता है। एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, अब इसका रिजल्ट आप ही लोग से डिस्कस करके लिख पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ए नामक व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा है और उसके पास बंदूक है। इस छत के नीचे पब्लिक रोड है। पब्लिक रोड पर एक भीड़ खड़ी हुई है, असेंबली, जमाओ। ए भीड़ को निशाना लगाकर गोली चलाता है। और गोली भीड़ में खड़े बी नामक व्यक्ति को लगता है और वह मर जाता है। एक लाइन छोड़ दीजिए। आती क्लास में हैं आप? मुजफ्फरपुर आती क्लास में है मुजफ्फरपुर? सरिता जी सर। जी सर। रहिए सामने से, आगे नहीं, भाग भाग के गए। नहीं नहीं बाहर में। नहीं नहीं बाहर ही है। आज ही पेपर निकला है बिहार एपीओ के बारे में, जी। आ जाएगी। आज ही बिहार के लोक सेवा आयोग से निकला हुआ है बिहार के चलिए, पहले एग्जाम्पल में एक एक क्रिमिनल लाइबिलिटी को बताइए। दूसरे पहले वाले में तो कौन सा पनिशमेंट? आंसर जल्दी। सर पहले वाले में तो कल्पेबल होमिसाइड और दूसरे वाले में मर्डर है। ये बताइए जल्दी से, पूजा बताइए। सर फर्स्ट वाले में तो कल्पेबल होमोसाइड है, दूसरे में मर्डर है। कुछ बताइए, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड? सर जो आपने अभी बताया ना सर, डाइल्यूट वाला कंसंट्रेट वाला, अगर डाइल्यूट केस पे जाएंगे सर कल्पेबल होमिसाइड होगा फर्स्ट में, क्योंकि उसने डाइल्यूटली बंदूकें चलाई हैं, और अगर कंसंट्रेट पे तो उसने निशाना साथ भी गोली मारी है सर, उसमें मर्डर है सर। जरा आप एंगल से, छोटे एंगल से ये सोचिए, पहले वाले में पॉसिबिलिटीज है कि सर्टेनिटी? पहले वाले एग्जाम्पल में बी का मरना संभावनाओं पर आधारित है कि सत्ता पर आधारित? सर सुनिश्चितता पे दोनों इस तरह से मर्डर है। ये पहला वाला एग्जाम्पल, पहला वाला संभावनाओं पर। ये सर नामक संभावना देखो, संभावनाओं पर सर। ये नामक संभावनाओं व्यक्ति पर। खड़ा है, गोलियां चला रहा है, यानी कि कोई गुजरेगा, गोली लग जाएगी, पॉसिबिलिटी। यस जिस सर। कारण पहले वाले एग्जाम्पल में ए ने कल्पेबल हो कॉपी मिली। पहले वाले एग्जाम्पल में ए नामक पर्सन उस मानववत कल्पेबल राइट का अपराध किया, क्योंकि ए ने जो एक्ट किया है उससे किसी के मरने की संभावना है, और वो संभावना बी को गोली लगने से, बी के मरने से
उस संभावना से बी को गोली लगी और बी मर गया, इसलिए ए को जो है क्या होगा, सजा मिलेगी, कल्पेबल हो। दीपमाला जी, दूसरा वाला एग्जाम्पल में क्या होगा? सर ये मर्डर है, क्यों? क्योंकि सर ये इसमें जो क्योंकि सर इसमें निश्चित है कि भीड़ पे सर ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सर। सरिता, जी सर। क्या होगा दूसरे में? सर इसमें भी कल्पेबल होमोसाइड होगा, क्योंकि सर भीड़ भीड़ है, भीड़ में किसी को भी लग सकता है। सुमित, जी सर। आइए जल्दी, कैमरा ऑन रखिए, सामने आइए। सर मर्डर है, मर्डर 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 क्यों? मर्डर है सर। क्यों? बेटी एक भीड़ में चल रहा था, कोई ना कोई मर गया। देखिए, इसको सीखिए सब लोग। सेकंड वाले में जो ए ने एक्ट किया है, भीड़ को निशाना साधा। भीड़ का मतलब क्या होता है लॉ में? लॉ में जमाव का क्या मतलब होता है? असेंबली के क्या मीनिंग होती है? मिनिमम 5%। 5 और मोर देन 5 को बोलते हैं असेंबली, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब 5 या 5 से लोग खड़े हैं और निशाना साध के गोली चलाए, सर्टेनिटी है किसी ने किसी, सर्टेनिटी पूरी हो गई तो मर्डर। मान लीजिए उसने भीड़ को निशाना साधा और गोली चलाया, कोई नहीं, किसी को नहीं लगी, अब इन्हें कौन सा ऑफेंस किया? निशाना साधा, गोली चलाया, किसी को नहीं लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सर। अटेम्प्ट टू मर्डर। देखो दूसरा लिखो, चलवे ए को मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाएगा। ए ने जो एक्ट किया है उससे भीड़ के किसी भी सदस्य को, मेंबर को गोली लग सकती थी और बी नामक व्यक्ति को लग भी गई है। अतः ए को मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नोट, यदि ए की गोली से भीड़ का कोई भी सदस्य नहीं मरता, यदि ए की गोली से भीड़ का कोई सदस्य नहीं मरता या गोली लगती और मेडिकल ट्रीटमेंट से वह बच जाता, ऐसे कंडीशन में ए को अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए, ए नामक व्यक्ति एक जहरीले सांप को, ए नामक व्यक्ति एक जहरीले सांप को एक कमरे में प्रवेश कराता है जहां बी लेटा हुआ है। उस कमरे में आने जाने का केवल एक रास्ता है,
सांप जाता है, बी को काटता है, और बी मर जाता है। साहिबा बता। क्या होगा? सर मर्डर। सर मर्डर होगा। प्रोबेबल होमिसाइड सर, पॉसिबिलिटी ऑफ द डेथ। बड़ा जहरीला है। अब जुडिशरी हायर जुडिश और नहीं, वैसे कौन बताएगा? बोलिए सब लोग अपने अपने। सर मर्डर है। मर्डर सर मर्डर है। मर्डर होगा सर, क्योंकि सर सांप सांप जहरीला है, उसको काटना उसकी प्रकृति है, जिस कारण काटेगा, इस कारण मरने है, ये इस कारण सर मर्डर होगा। ध्यान रखो। दिन कैमरा ऑन है सर। तभी ऑन हुआ ना जब आप बताइए क्या बता रहे? सांप की प्रकृति है काटना। कमरे में गया, सांप गया, चुपचाप कहीं बैठ गया, तो फिर सांप को ये ने कहा, सांप को एंट्री कराया, सांप कमरे के अंदर गया चुपचाप, तो फिर नंबर 2, सांप गया, पूरा घूमा टहला, चक्कर लगाया, फिर उसी बाहर निकल। तीसरा, सांप कमरे में एंट्री किया, बी जग गया, बी ने देखा, बी कूद। सब पॉसिबिलिटीज है कि सर्टेनिटी है? संभावनाएं हैं कि पॉसिबिलिटी सर। पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ये सब लोग ऐसे बोल, आप लोग बिहार के ज़्यादा हैं। चलो आज से ध्यान रखना, ये पूरी के पूरी संभावना पर, और इस कारण से ए को जो होगा वो कल्पेबल होगा। देख लो अपने को, ए ने जो एक्ट किया है, जैसे सांप कमरे के अंदर जाके कहीं बैठ सकता है, सांप कमरे का चारों तरफ चक्कर लगा के उसी रास्ते से बाहर निकल सकता है, या सांप को देखकर बी खुद ही अपने सेल्फ डिफेंस में, ठीक, या तो सांप को मार डालता है या खुद ही भाग जाता है। ये सारी सर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ए ने जो एक्ट किया है वो कल्पेबल। सर सर अगर ए बाहर से गेट बंद कर देता है तो सर ए बाहर से गेट बंद कर देता है तो क्या कर दिया है ए? सर अगर गेट बंद कर देता है, बाहर से गेट बंद, हाँ, सांप भी बैठा है, और आप भी बी को बैठे आने हैं। और सांप को अंदर ही रहने देता, बाहर से गेट बंद करके बाहर ही खड़ा हो जाता है, ताकि बी ना निकल पाए हाँ तो तब। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, ए नामक व्यक्ति को जहरीला सांप कामने में भेजता है, तो ए नामक व्यक्ति का इंटेंशन तो उसको मारना ही है ना सर? मारना जो है संभावनाओं पर आधारित है कि सत्ता पर आधारित है, तो उसका कृत्य है। ये फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तो और आसान हो। देखो सुनो भाई आप ध्यान से, अगर वो कैमरा बंद कर देता है बाहर से, वो भी सांप भी रह रहा है, आप भी रह रहे हैं, फिल्मों में देख आप भी रह, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, सब के सब पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 4, अभी 3 नंबर और क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, ए नामक व्यक्ति अपने लेफ्ट हैंड में एक जहरीला सांप पकड़ लेता है। ए नामक व्यक्ति
अपने लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में एक जहरीला सांप ले ले और राइट हैंड से बी को पकड़ लेता है जोर से। राइट हैंड से बी को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड से जहरीले सांप से बी को कटवाता है। सांप काटता है, बी मर जाता सर रिपीट कर दीजिए। है। ए नामक व्यक्ति अपने लेफ्ट हैंड में एक जहर और राइट हैंड से बी नामक व्यक्ति को पकड़ लेता है, भागने न पाए, जकड़ लेता है। फिर इसके बाद ए नामक हाथ से, लेफ्ट वाले हाथ से बी को सांप से कटवाता है और सांप काटता है और बी मर जाता है। सांप काटता है, क्या होगा? मर्डर। मर्डर सर, सुनिश्चित सर। दूसरे वाले में जहरीला सर ये सांप की सांप पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी पे आधारित है। अब तीसरा वाला जो है पॉसिबिलिटी पर है, फोर्थ वाला देख लो। एग्जाम्पल 4 में ए ने जो एक्ट किया है वो सर्टेनिटी है, कारण ए को मर्डर के लिए मान लो ए ने बी को कटवाया सांप से और लोग बी को लेके डॉक्टर के पास दौड़े गए और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, बी बच गया। अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट, ध्यान रखिए। अब जबरदस्ती मर्डर मत करिएगा। मर्डर में व्यक्ति का मरना अनिवार्य है, ये नहीं कि वो तो कटवा ही दिया था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ए नामक व्यक्ति एक सकरी गली में तेजी से घोड़ा गाड़ी दौड़ाता है। सर रिपीट कर दीजिए। ए नामक व्यक्ति एक सकरी गली में तेजी से घोड़ा गाड़ी दौड़ाता है। तभी बी नामक बच्चा घोड़ा गाड़ी के आगे आ जाता है, दब जाता है और मर जाता है। बताइए सुशीले ने कौन सा ऑफेंस किया? पुनः सोचो, ये एक पे चल रहा है, कल पे भी वाला, फिर क्यों? क्या होगा? सर कल्पेबल होगा। आप बताइए अनुज। सर ये एक्सीडेंटल डेथ है सर, 304A IPC सर। डेथ बाय नेग्लिजेंस, 304A, हाँ जी, नेग्लिजेंस सर। ये तो नेग्लिजेंस हो रही। सकरी गली है, वर्ड जरा पकड़िए, सकरी गली। सपना प्रजापति, बताइए कौन सा ऑफेंस है? आवाज आ रही है? यस यस सर। ये पवन आप बताइए, ध्यान रखिए तो आप लोग का। सर कल्पेबल। चलो छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखो तब। एग्जाम्पल नंबर 6 मर्डर। बन के बोल।
एग्जाम्पल नंबर 6, ए नामक व्यक्ति एक सकरी गली में तब घोड़ा गाड़ी दौड़ाता है। ए नामक व्यक्ति सकरी गली में तब घोड़ा गाड़ी दौड़ाता है जब देख रहा है कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जब देख रहा है कि वहां पर कुछ खेल रहे हैं। तभी बी नामक बच्चा ए के घोड़ा गाड़ी के आगे आ जाता है, दब जाता है और मर जाता है। जरा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल आप लोग सोच के समझ ये डिसाइड करिए कि 5 में क्या हो सकता है। आफ्ताब बताइए। सर 5 में तो ये लगेगा कल्पेबल होमिसाइड, और 6 में जो है मर्डर लगेगा। वहां पे संभावना है कोई आ गया, चोट भी लग सकती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ सुनिश्चितता आ जाएगी सर। बच्चों से सावधानी की उम्मीद की जाती है कि बड़ों से? गाँव में बड़ों से कानून की गाँव में कानून में बच्चों से सावधानी की उम्मीद की जाती है कि बड़ों से? बड़ों से की जाती है सर। बड़ों से। जब आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं तो आप सकरी गली में तेजी से घोड़ा गाड़ी क्यों दौड़ा रहे हैं? तो आपके एक्ट से कोई भी बच्चा दब सकता है, मर सकता है। वही पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो वो एग्जाम्पल नंबर 5 कल्पेबल होमोसाइड, एग्जाम्पल नंबर 6 मर्डर। चलिए जरा से वापस लौटिए रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस। तो शिखा बताइए कि जो रेक्स वर्सेस गोविंदा में ट्रायल कोर्ट ने मर्डर की सजा दिया था गोविंदा को, एक को, तो क्या उसको सर्व तक की हाई कोर्ट के द्वारा या क्या किया जाए? सही दिया था ट्रायल कोर्ट ने। जो गोविंदा को सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने मर्डर का ठहराया था, ठीक ना? क्या सही ठहराया था या उसमें कोई परिवर्तन होगा? मेन मुद्दा तो वही है। हाँ जी सर, उसी केस में तो सर लैंडमार्क केस था जो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस बताया था, तो इसलिए उसके मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया था, उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में लाया गया। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लाया गया, ये सिंपल कल्पेबल। देखो एक चीज पहले ध्यान रखना, जो हम लोग एक बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट, हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मान केवल 5 है। तो केवल 5 है, उनका 5 नाम है। हम लोग पहले जब आईपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन 300 का एक्सेप्शन फर्स्ट, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 4, एक्सेप्शन, उसको हम लोग बोलते थे हत्या के अपवाद। अब आ गया 101 में 5 अपवाद है। उसी उसी 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट। तो क्या गोविंदा का केस वो एक्सेप्शन में जाता है मर्डर के? जी सर। डायरेक्ट कल्पेबल होमोसाइड? सर एक्सेप्शन में जाता है, सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन। कहाँ सडन, किसने सडन प्रोवोकेशन? फिर से सुन लो। गोविंदा की पत्नी, चारपाई जो पहले खाट होती थी तो आजकल हम बेड बोलते हैं। तो उसके गोविंदा का अपनी पत्नी से कुछ अनबन हो गया। पत्नी चारपाई पर लेटी थी, गोविंदा ने उसको खाट पर से घसीटा और एक घूंसा मारा कि पत्नी की नाक से जो है ब्लीडिंग होने लगी, चलने लगा और वो मर गई। ये इस केस के फैक्ट्स हैं। सेशन कोर्ट ने गोविंदा को ट्रायल के बाद मर्डर के लिए दोषी ठहराया।
उसी सेशन कोर्ट का कंफर्मेशन के लिए, पुष्टिकरण के लिए भेजा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या किया, सबसे वो तो कंफर्मेशन तो भेजा ही उन्होंने कहा हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने देना चाहते हैं, हम ये सॉल्व कर देना चाहते हैं कि व्हाट इज डिस्टिंग बिटवीन सेक्शन 299 एंड 3, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। उसको उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस से लेके सॉल्व किया। जूरिस्प्रूडेंस का सहारा क्यों लिया, जूरिस्प्रूडेंस है फादर ऑफ द लॉ, विधियों का पिता। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व किया, बाकी 4-5 एग्जाम्पल तो हमने आप लोग के लिए बनाया और क्लियर। लेकिन मेन क्वेश्चन ये होता है, हमको तो ये पता चल गया कल्पेबल होमोसाइड मर्डर में क्या अंतर है। मेन क्वेश्चन आता है कि गोविंदा को जो मर्डर की सजा दिया गया, क्या उसको बरकरार रखा जाए या उसकी सजा में कोई परिवर्तन किया। मेन क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। यस सर। तो भाई गोविंदा को जो मर्डर की सजा मिली ठीक है, या उसमें कोई चेंजेस किया जाए। सरिता यादव, कविता, सर कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए था सर, क्योंकि उसका इंटेंशन जान से मारने का नहीं था। कविता, हाँ सर, सर कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए क्योंकि इंटेंशन जान से मारने का नहीं था, चलो वो तो अचानक। देखो लॉर्ड मेलविल ने क्या बोला। लॉर्ड मेलविल ने ये कहा कि जो गोविंदा ने एक्ट किया है उससे पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी नहीं है, उससे पॉसिबिलिटीज, किसी को एक घूसा मारने से मरना ये पॉसिबिलिटीज पर निर्भर करता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने जो सजा मर्डर की दिया है वो गलत दिया। और गोविंदा को उसने क्या किया, पुष्टिकरण का कंफर्मेशन करते हुए गोविंदा के उम्र जो सजा थी उसको उसने क्या किया, कल्पेबल हो कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजन या सेंटेंस। क्योंकि जब आप लोग ये पूरी बात बताओगे लास्ट में आपको गोविंदा का कंफर्मेशन भी बताना, कंफर्मेशन है। तो जो ट्रायल कोर्ट था उसने मर्डर की सजा को इसमें कन्वर्ट कर दिया कल्पेबल। देख लो कॉपी में। ट्रायल कोर्ट ने सॉरी हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मर्डर की सजा को चेंज करके कल्पेबल होमो कल्पेबल होमो सर घुसा तो अनबन हुए, खाट से घसीटा, घूसा मारा, नाक से खून निकला, मर गई। ये तो ये सब के सब क्या थे, सब के सब क्या थे, एक ही संव्यवहार जिसको हम लोग बोलते हैं रेस जेस्टी। ठीक है, ये लोग कैसे में 7-6 दिन में पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी। देखो जो लैंडमार्क केस होते हैं, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, भारती का केस बताया था, और केशवानंद भारती के रेफरेंस में बताया था प्रियम्बिल के। तो प्रियम्बिल के रेफरेंस में केशवानंद भारती में पूरा एनालिसिस किया गया था प्रियम्बिल को लेकर, वो पढ़ाया गया, याद है केस। जी पहली बार ध्यान रखोगा, हाँ सर संविधान के इतिहास में पहली बार 13 जज एक साथ बैठे, और ना कब बैठे थे ना अब बैठेंगे फ्यूचर में, ये भी ध्यान रखना। संविधान के इतिहास में पहली बार 13 जजेस को बैठाया गया। जस्टिस सीकरी CJI थे। उन्होंने बोला कि जो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम घिरी हुई है केशव भारती से, इसको ऐसा करते हैं 13 जजेस बैठे हैं, वो भी 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट में केवल 15 जजेस होते ही थे। 6 महीने इसकी सुनवाई चली और 7:6, 7 जजेस ने फेवर में जजमेंट दिया, 6 जजेस ने अगेंस्ट में जज।
और ये डिसाइड किया है प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। और हमने आप लोग को बताया था एनालिसिस करके, बताया था क्या एनालिसिस करके बताया गया था कि जैसे कोई रिसर्च करता है तो जो रिसर्च करता है उसका नाम क्या होता है, रिसर्च इसका। आप लोग एलएलएम करके अगर पीएचडी करते हो नेट के बाद तो आपका नाम हो जाएगा शोध छात्र। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उनको रिसर्च का टॉपिक मिलता है, जी मिलता है। तो जो रिसर्च करने का ड्यूरेशन है वो कितना है, कितने दिन के अंदर आप रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं मिनिमम 24 में, यूजीसी का नॉर्म्स है। ये नहीं कि आज आप एनरोल्ड हो कल अपना फाड़ फूड़ के थीसिस जमा कर दिए पास हो गए। 24 महीना आपको अपने सुपरवाइजर गाइड के अंडर में काम। 24 महीने बाद जो आपने रिसर्च कंप्लीट किया वो बनेगा थीसिस, शोध पत्र। और जो थीसिस बनाओगे उसकी सिनॉप्सिस बनाओगे, टिप्पण। तो केशवानंद भारती के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो रिसर्च स्कॉलर थे वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान, संविधान बनाने वाले सदस्य। उनको क्या टॉपिक दिया गया था, भारत के लिए संविधान बनाइए। उन्होंने अपना थीसिस किस रूप में पूरा किया, कॉन्स्टिट्यूशन। कितना समय लगाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, थीसिस बनाया, उसकी सिनॉप्सिस क्या बनाया, संक्षेपण क्या बनाया। तो जो सिनॉप्सिस होती है वो पार्ट ऑफ द थीसिस। थीसिस की समरी करके सिनॉप्सिस बनाई जाती है। तो जो सिनॉप्सिस होती है वो थीसिस का पार्ट है, यस। तब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी उसने बताया प्रियम्बल है, सिनॉप्सिस समरी है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी बेसिस पे कहा जाता है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जैसे किसी घर के अंदर अगर ताला बंद है तो खुलेगा कैसे, चाबी से खुले। अगर आप भारत के संविधान को जानना चाहते हो तो कैसे पता चलेगा, प्रियम्बल को पढ़ने के। या तो आपके पास इतना समय हो कि पूरा 395 आर्टिकल पढ़िए 1.5-2 साल में, तब संविधान समझ में आएगा। तो लॉ के स्टूडेंट के लिए जरूरत पर्सन की। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन चाहता है कि भारत का संविधान कैसा है, भारत में कैसी गवर्नमेंट है, यहाँ पे कैसा क्या नाम है जुडिशल सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है, ये सब कैसे पता चले बिल को पढ़ने। तो ये ध्यान रखिएगा जो लैंडमार्क केसेस होते हैं, जहाँ जहाँ मिलता है हम आप लोग को सब समराइज भी करते रहते हैं, वो आपको पूरा फैक्ट्स मालूम होना और इतने डीप में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अब तक सबसे बड़ी बेंच कौन सी बैठी, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही नहीं तो आप फंस जाओगे। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी बेंच कौन बैठ सकती है, अगर प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ी बेंच बैठनी है, सबसे बड़ी कितने जजेस की बेंच बैठेगी, 14 बेंच, 14 सिटिंग जजेस। बोल दो 5, No. 7, 9, सर 7 नो 9, 5, 7, 9। जब ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आया, 3 साल का प्रैक्टिस रूल मस्ट है, कितने जजेस की बेंच ने डिसाइड किया, 5 सर। पांचों का नाम मालूम है। अभी अगर जनरल स्टडीज में आ जाए कि नीचे दिए गए कौन से जज साहब थे या नहीं थे, इस पर टिक लगाओगे, ये अगर आ जाए तो किस पे टिक लगाओगे, कौन कौन से जज साहब थे, पांचों का नाम मालूम है आप लोग को। टुकड़ा रो रहे हो कि 3 साल की वकालत करना जरूरी। अनुज
ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को स्टार्ट हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर की डेट सर एग्जैक्ट याद नहीं सर। इस फायर कब लागू? सर आई थिंक 1972 सर। कब लागू हुआ था ऑपरेशन? कितने दिन चला? सर डेट नहीं आ रहा। यही आएगा एपीओ, सर डेट नहीं आ रहा। यही एपीओ में आएगा ये। फायर कब लागू हुआ? कितने दिन चला? राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन किस डेट को अलास्का में मिले? जो लोग पटना से बिहार में थे, भास्कर, यही क्वेश्चन सबसे पूछ भास्कर थे। ये सब चीज़ें ध्यान रखो। सिलेक्शन लेना है आपको, लैंडमार्क केस मालूम होना चाहिए, जितने जुडिशियल डेट हैं सब आपको मालूम होना। होता क्या है, बस यही बताते हैं ट्रंप ने रुकवा दिया, कांग्रेस कहेगा ट्रंप से कहलवाओ, मोदी जी से बुलवाओ, फिर दिन भर तो हमको मीडिया पका डालता है ना। इसलिए आप लोग अलग से कॉपी बनाओ, लिखो, एक एक लाइन को पढ़ो, लिखो। लैंडमार्क केसेस की कॉपी बनाइए, लैंडमार्क केसेस जजेस का नाम लिखिए। 5 जजेस हैं तो अभी लैंडमार्क केस दिया है, ऑल इंडिया जजेस साल के प्रैक्टिस रूल। आपके पास किस डेट का जजमेंट है? अपना किस डेट का जजमेंट है? अपना आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? व्रत है क्या आप लोग का? इसलिए पूछ रहे हैं, उस दिन इलाहाबाद में सेमिनार था, आप आई थी, इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट। जी सर। उधर सेमिनार था 20 मई को, जी। आप आई भी तो थी। जी सर। ऐसे बीएपीओ का एग्जाम होगा, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल, वो किस डेट को दिया? आपके पास अगर डेट याद रहेगी 20 सब चीज़ों पे ज़्यादा। लैंडमार्क केस को आप लोग 2-2 के 4-4 के, अभी केवल आप आईपीसी का पढ़ो, इंडियन सेट का पढ़ो, सीआरपीसी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके एपीओ का सिलेबस। आपको केशवानंद भारती का फैक्ट्स क्लियर रहना चाहिए, मिल्स का केस रहना, आपके बेरूबारी के केस में क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद के केस, सबको फैक्ट्स को आप, ये सब लैंडमार्क वाले कैंडिडेट को लगभग 300 नॉलेज होनी, वालों को इंडियन कॉन्टेंटेड का भी है। ये क्लियर हुआ आप लोग का? कल्पेबल होमसाइड मर्डर जैसे आपको बताया गया इस तरह एक कॉपी बना लेना। कॉपी में ये 6 एग्जाम्पल को, जो 3 हमने डिफरेंस बताए, पहला पॉसिबिलिटी वाला, दूसरा सर्टेनिटी वाला, तीसरा हमने बताया था तो कल्पेबल होमोसाइड, उसमें जो एक्यूज्ड होता है उसका आशय क्या होता है? मारने का। उसमें क्या रहता है? मार डालना जो होता है वो अधिक पोटेंसी हो। उसका 6 एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर ले। ठीक है, कल का हम लोग पढ़े